हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ सेक्टर 36 मूवी को, जो कि हाल ही में नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई है। ये एक हिंदी एक्शन थ्रिलर मूवी है विच इज बेस्ड ऑन ट्रू इवेंट ऑफ 2006 नोएडा सीरियल मर्डर्स। इस मूवी को डायरेक्ट किया है मिस्टर आदित्य ने। मैं हूँ दानिश और आप देख रहे हैं द फिल्मी फील। चलिए चलते हैं मूवी की तरफ। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ वीडियो को लाइक भी करें। मूवी की शुरुआत होती है 2005 दिल्ली शहर से, जहां हम लोग विक्रांत मेसी को देखते हैं, जिनका नाम प्रेम सिंह होता है। प्रेम रईसों वाले ड्रेस में सोफे पर लेटकर सब बनेंगे करोड़पति देखता है। प्रेम को सब बनेंगे करोड़पति देखना बहुत पसंद है। तभी प्रेम के मोबाइल पर प्रेम के पत्नी का कॉल आता है और उसकी पत्नी उसे बताती है कि उसका डिलीवरी कुछ ही दिनों में होने वाला है। ये सुनते ही प्रेम खुश हो जाता है और अपनी वाइफ से बोलता है कि पैसे मैंने भिजवा दिए हैं, और प्रेगनेंसी में केयर करने वाली बातों को समझाता है। फिर अपनी बेटी गुड़िया को भी डॉक्टर से दिखाने को बोलता है, जो कि बीमार है। यानी प्रेम के फैमिली में उसकी वाइफ और उसकी एक 6 साल की बच्ची रहती है, और प्रेम इन दोनों से बहुत प्यार करता है। लेकिन प्रेम दिल्ली में रहता है और उसकी फैमिली प्रेम के साथ नहीं बल्कि गाँव में रहते हैं। प्रेम अपने वाइफ से बात करता हुआ ऊपर छत पर जाता है। बात खत्म होने के बाद प्रेम अलमारी से कुछ कटिंग करने वाले बड़े चाकू को निकालता है। फिर प्रेम वॉशरूम की तरफ जाता है और यहाँ हम देखते हैं वॉशरूम में एक 15 से 16 साल की लड़की स्कूल के यूनिफॉर्म में मरे हुए हाल में है। फिर प्रेम उस लड़की को चाकू से काटने लगता है, काट काट कर पूरा पीस पीस कर देता है, और यह सीन यहीं पर कट हो जाता है। फिर आगे हम लोग सब इंस्पेक्टर रामचरण पांडे को देखते हैं। रामचरण पांडे के फैमिली में उनकी वाइफ और एक छोटी बच्ची रहती है। पांडे जी अपने पत्नी और बेटी से बहुत प्यार करते हैं। पांडे जी अपनी बेटी को स्कूल छोड़ने जाते हैं और फिर सीधा अपने थाने जाते हैं, और थाने में हम लोग मंडल नाम के एक आदमी को देखते हैं जो बुरी तरह से रो रहे हैं और अपनी बेटी का मिसिंग कंप्लेन लिखाने थाने आए हुए हैं। लेकिन पांडे जी को मिसिंग केस में कोई खास दिलचस्पी नहीं है, क्योंकि पुलिस को ऐसा लगता है कि बच्चे को कोई किडनैप नहीं कर रहा है, बल्कि बच्चे अपनी मर्जी से घर छोड़कर भाग रहे हैं। पांडे जी मंडल से बोलते हैं कि आपकी बेटी कहीं नहीं गई है, वो खुद घर वापस आ जाएगी। लेकिन वो एक कहावत है ना, जिसका खोता है वही उसका हाल जानता है। ठीक वैसे ही मंडल जी को पुलिस के बातों पर भरोसा नहीं होता है। रोते गिड़गिड़ाते FIR लिखने को बोलते हैं। फिर पुलिस उनके बेटी को खोजने का बोलती है और कुछ पैसे देकर मंडल जी को जाने को बोलती है। फिर मंडल जी अपने बेटी का फोटो मिसिंग बोर्ड पर लगा देते हैं, और यहाँ हम देखते हैं कि एक नहीं बल्कि कई सारे बच्चे का फोटो मिसिंग बोर्ड पर लगा हुआ है, और सारे बच्चे अब तक लापता हैं। और मंडल जी ने जिस फोटो को बोर्ड पर लगाया है, ये वही बच्ची है दोस्तों, जिसे कुछ देर पहले हम लोगों ने प्रेम को काटते हुए देखा था। ये देखकर दोस्तों अब समझ आ गया होगा कि प्रेम का असल में काम क्या है और वो कैसा इंसान है। खैर, फिर आगे हम लोग देखते हैं बस्ती के कुछ छोटे बच्चे क्रिकेट खेलते हैं और बॉल बड़े से नाला में जा गिरता है। फिर अली नाम का एक लड़का उस बॉल को निकालने नाला में जाता है, और अली को उस नाले से एक कटा हुआ हाथ मिलता है, जो कि हाथ बुरी तरह से कंकाल बन चुका था। फिर वहां के लोग पुलिस को इन्फॉर्म कर देते हैं। पुलिस वहां आती है और पुलिस को ऐसा लगता है कि वो हाथ इंसान का नहीं बल्कि किसी बंदर का है। वहीं SI पांडे वहां के लोगों को बताते हैं कि हमारे एरिया के किसी भी बच्चे के हाथ खो जाने की कंप्लेन नहीं है, और ये नाला बहुत दूर से बह कर आ रहा है, यानी ये हाथ कहीं और का है और मिला है हमारे एरिया में। ये बोलकर SI पांडे अली को इनाम के तौर पर 100 रुपए देते हैं, और इन सारे वारदात को प्रेम अपने घर से देख रहा होता है। फिर एक दिन अली और उसकी फैमिली रात के लगभग 8 बजे सब बनेंगे करोड़पति देखते हैं। तभी अली के पिता अली को अंडा लाने के लिए बोलते हैं। अली बाहर अंडा लेने जाता है, और वहीं कुछ दूर पर सुनसान जगह में प्रेम शॉल ओढ़े अली को चॉकलेट देने के बहाने बुलाता है और अली को किडनैप करके अपने घर में ले जाकर बांध देता है। यहाँ अली प्रेम को बोलता है कि मुझे जाने दो, वरना मेरे पापा के पास गन है, वो तुम्हें गोली से उड़ा देंगे। लेकिन प्रेम अली को बोलता है कि ये सब बस फिल्मों में होता है, असल में मैं तुम्हें हमेशा के लिए सुला दूंगा। फिर मूवी 1983 पास्ट में स्विच होती है, और यहाँ हम लोग प्रेम के बचपन लाइफ को देखते हैं, जो कि प्रेम अपने मामा के साथ रहता है। और प्रेम के मामा पेशे से कसाई हैं, और उनका एक मीट शॉप भी है, जिसमें प्रेम भी उनका हाथ बटाता है। फिर कस्टमर को डील करने के बाद प्रेम के मामा शॉप के शटर को डाउन कर देते हैं और तेज वॉल्यूम में सॉन्ग लगाकर प्रेम के साथ जबरदस्ती गंदे कामों को करने लगते हैं, और ऐसे गंदे कामों को वो हमेशा किया करते हैं।
लेकिन इस बार प्रेम वहां रखे चाकू से अपने मामा को ही बेरहमी से काट देता है और प्रेम के मामा वहीं मर जाते हैं। फिर मूवी प्रेजेंट में आती है और यहाँ हम लोग प्रेम को देखते हैं जो अपनी वाइफ से फोन पर बात कर रहा होता है। तभी दूसरे मोबाइल पर छोटे लाल नाम का एक आदमी का कॉल आता है जो कि एक कंपाउंडर होता है। फिर छोटे लाल प्रेम के घर के पास खड़ा होकर प्रेम का इंतजार करता है। कुछ देर के बाद प्रेम एक व्हाइट बॉक्स के साथ बाहर आता है और छोटे लाल को दे देता है। असल में दोस्तों उस बॉक्स में बच्चों के ऑर्गन्स होते हैं जिन्हें प्रेम पैसों के लिए छोटे लाल को बेचता है। फिर आगे हम लोग हरियाणा के करनाल गांव को देखते हैं जहां हम लोग बस्सी नाम के एक आदमी को देखते हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि बस्सी बहुत अमीर आदमी रहता है और प्रेम इसी बस्सी के यहाँ नौकर वाला काम करता है और बस्सी के घर में प्रेम राज करता है क्योंकि बस्सी इतना अमीर आदमी है कि उसके पास बहुत सारे घर हैं और वो अपने फैमिली के साथ हरियाणा में ही रहता है। खैर यहाँ हम लोग बस्सी को देखते हैं जो अपने पोती के साथ है क्योंकि आज बस्सी के पोती का जन्मदिन रहता है, इसलिए बस्सी अपने पोती को कपड़े पहनाने के इरादे से कुछ गलत करने का सोचता है। लेकिन तभी वहां बस्सी की वाइफ आ जाती है और अपने पोती को रेडी करके नीचे ले जाती है और यहाँ हमें पता चलता है कि बस्सी कितना गिरा हुआ और घटिया इंसान है। खैर फिर सारे लोग बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। तभी बस्सी के पास किसी का कॉल आता है और यहाँ बस्सी कुछ लेन देन की बात करता है और उस आदमी से बोलता है कि मैं कल दिल्ली आ रहा हूँ, आकर बात करता हूँ और किसी चुमकी नाम की लड़की को कल शाम में बुलाने को बोलता है। फिर आगे हम लोग चुमकी और उसके फैमिली को देखते हैं जो नवरात्रि फेस्टिवल में आरती लेने अपने घर से बाहर जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम लोग प्रेम को भी देखते हैं जो सोफे पर लेटकर अपने किए हुए कारनामे को सोचता है और यहाँ हमें मालूम चलता है प्रेम ने बहुत सारे बच्चों को अगवा करके उनके ऑर्गन्स को बेच दिया है और कुछ बच्चों के पार्ट्स को नाला में फेंक दिया है और पुलिस को भी आज तक हो रहे मिसिंग बच्चों का कोई खबर नहीं है। वहीं दूसरी तरफ चुमकी के पास प्रेम का कॉल आता है और चुमकी प्रेम से बात करने लगती है। फिर 3 दिन बीत जाता है और हम लोग एसआई पांडे को देखते हैं जो अपनी फैमिली के साथ दशहरे के मेले में जाते हैं जहां एसआई पांडे रावण का रोल कर कर जनता को नाटक दिखाते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम लोग प्रेम को मेले में देखते हैं जो रावण का फेस मास्क लगाकर आया हुआ है और उसका दोस्त छोटे लाल भी एम्बुलेंस लेकर वहां पहुंचा हुआ है। यानी प्रेम और छोटे लाल यहां बच्चों को किडनैप करने के इरादे से आए हैं। खैर तभी वहां चुमकी के पिता आते हैं और एसआई पांडे को बोलते हैं कि मेरी बेटी 4 दिन से लापता है। तभी एसआई पांडे बोलते हैं कि आज फेस्टिवल है, कल पुलिस स्टेशन आना। फिर चुमकी के पिता गुस्से में बोलते हैं कि आप हर रोज यही बोलते हैं कि कल पुलिस स्टेशन आना, अगर आपकी बेटी के साथ ऐसा हुआ होता तो आप क्या करते हैं। बेटी का नाम लेने पर एसआई पांडे भड़क जाते हैं और चुमकी के पिता को उल्टा सीधा बोलकर वहां से भगा देते हैं। फिर एसआई पांडे स्टेज से नीचे अपनी पत्नी के पास जाते हैं और अपनी बेटी के बारे में पूछते हैं कि कहाँ है वेदू। तभी उनकी पत्नी जवाब देती है कि वो वॉशरूम गई है। फिर एसआई पांडे घबराने लगते हैं क्योंकि आए दिन बच्चों के गायब होने की खबर आती रहती। इधर उधर हर जगह देखते हैं लेकिन वेदू कहीं नहीं दिखाई देती। कुछ ही पल के बाद अचानक से एसआई पांडे की नजर वेदू पर जाती है और देखते हैं कि उसे एक नकाबपोश आदमी उठाकर अपने साथ ले जा रहा है। असल में वो नकाबपोश आदमी प्रेम होता है। फिर पांडे और उनके दोस्त कांस्टेबल प्रेम के पीछे भागते हैं। प्रेम पुलिस को देखकर वेदू को वहीं पटक कर भागने लगता है। एसआई पांडे अपनी पूरी ताकत लगा देते हैं प्रेम को पकड़ने में, लेकिन प्रेम बाल बाल बच जाता है और वहां से भाग जाता है और सीधा अपने घर जाकर अलमारी से कुछ रिकॉर्डेड कैसेट अपनी वाइफ को भेजता है। दूसरी तरफ दोनों कांस्टेबल वेदू को वहां मौजूद छोटे लाल के एम्बुलेंस से सीधा हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। फिर कुछ देर के बाद वहां एसआई पांडे भी आ जाते हैं, लेकिन पांडे की वाइफ वेदू को छूने से मना कर देती है और बोलती है कि खुद की बच्ची आपसे संभाली नहीं जाती तो दूसरों के बच्चे कैसे संभालेंगे। यहाँ एसआई पांडे को रियलाइज होता है कि किसी भी बच्चे का घर से खो जाना माँ बाप के लिए कितने दुख की बात होती है। इसलिए एसआई पांडे सीधा चुमकी के घर जाते हैं और चुमकी के पिता को कल थाने में आकर एफआईआर लिखवाने को बोलते हैं। फिर सुबह हो जाती है और यहाँ हम देखते हैं कि एक बहुत बड़े बिजनेसमैन के बेटे को स्कूल जाने के दरमियान किसी ने किडनैप कर लिया है और वहीं दूसरी तरफ एसआई पांडे चुमकी के खो जाने की एफआईआर लिखते हैं और सीधा बस्सी के घर जाते हैं जहां बस्सी नाश्ता कर रहे होते हैं। फिर एसआई पांडे बस्सी से चुमकी के बारे में पूछताछ करते हैं। वहीं बस्सी बोलते हैं कि जिस दिन चुमकी गायब हुई थी उस दिन मैं यहाँ नहीं था और चुमकी मेरे घर नहीं आई थी। फिर बस्सी एसआई पांडे को बताते हैं कि डीसीपी रस्तोगी और होम मिनिस्टर का बेटा उनके बहुत अच्छे मित्र हैं
और उन्होंने एक साथ पढ़ाई कंप्लीट की है। तभी वहां भागते हुए चुमकी के पिता आ जाते हैं और बस्सी पर चिल्लाने लगते हैं और बोलते हैं कि बस्सी ने ही चुमकी को किडनैप किया है, और तो और बस्सी ने चुमकी का रेप भी किया है। इतना सुनते ही बस्सी चुमकी के पिता पर भड़क जाते हैं और एसआई पांडे को बताते हैं कि चुमकी को ये आदमी मेरे पास भेजता था और मैं चुमकी के पूरे 30,000 रुपए महीने का पे करता था। ये सुनते ही एसआई पांडे चुमकी के पिता की तरफ देखते हैं, क्योंकि चुमकी के पिता ने एफआईआर में लिखवाया था कि चुमकी बस्सी के वहां सेक्रेटरी का काम करती है। तभी बस्सी बोलते हैं कि वो मेरे पास सेक्रेटरी का काम नहीं बल्कि वो एक कॉल गर्ल थी और उसका बाप उससे धंधा करवाता था। तभी एसआई पांडे को गुस्सा आता है और चुमकी के पिता को 2-3 चाटा मारकर वहां से भगा देता है। इतने में ही बस्सी डीसीपी रस्तोगी को कॉल लगा देता है और डीसीपी एसआई पांडे को बोलते हैं कि बस्सी के घर से बिना कोई सवाल जवाब किए वापस जाओ। फिर एसआई पांडे चुपचाप वहां से चले जाते हैं, लेकिन एसआई पांडे को बस्सी के ऊपर शक हो चुका था कि चुमकी के गायब होने में बस्सी का जरूर कोई ना कोई हाथ है। इसलिए पांडे सीधा डीसीपी सर के ऑफिस जाते हैं और डीसीपी सर से एक नंबर को ट्रेस करने के लिए बोलते हैं। फिर डीसीपी सर समझ जाते हैं कि पांडे अभी भी चुमकी का केस को सॉल्व करने में लगा हुआ है। इसलिए डीसीपी एसआई पांडे को समझाते हैं और बोलते हैं, अगर लाइफ में तरक्की करना है तो बड़े केस पर ध्यान दो। ये बस्ती के लोग पैसे के लिए खुद ही गायब होते हैं, इन्हें कोई गायब नहीं करता। और ये चाइल्ड मिसिंग के केस को भूलकर विवांत रेहान के केस पर ध्यान दो। दोस्तों, ये वही विवांत रेहान है जिसको स्कूल जाने के दरमियान 2 लोगों ने किडनैप किया था। खैर, पांडे डीसीपी सर से बोलते हैं कि वो चाइल्ड मिसिंग केस पर फिलहाल काम करेंगे। वहीं डीसीपी सर धमकी भरी आवाज में पांडे को समझाते हुए बोलते हैं कि तुम्हें जो करना है करो, लेकिन बस्सी से दूर रहो, वरना नेक्स्ट टाइम सीधा ऑफिशियल मुलाकात होगी। ये बोलकर डीसीपी चले जाते हैं। फिर एसआई पांडे भी सीधा अपने थाना जाते हैं, जहां देखते हैं कि कांस्टेबल ने चुमकी के रिक्शा चालक को पकड़ लिया है, लेकिन कोई सुराग नहीं मिलने की वजह से उसे छोड़ने को बोलते हैं। तभी एसआई पांडे की नजर रिक्शा वाले के मोबाइल पर जाती है। पांडे उस मोबाइल को चेक करते हैं और लास्ट कॉल में उन्हें प्रेम का नंबर मिलता है और यहाँ पांडे जी रिक्शे वाले का दम भर कुटाई करते हैं और सारे बयान को लेकर सीधा सर के पास जाते हैं और डीसीपी सर से बोलते हैं कि चुमकी जब भी अपने क्लाइंट के पास जाती थी तो उसका एक फिक्स रिक्शा वाला था जो उसे पिक एंड ड्रॉप करता था, और कल रिक्शे वाले ने बयान दिया है कि उस रात चुमकी को इसी रिक्शे वाले ने ड्रॉप किया था। लेकिन जब 2 घंटे के बाद वापस चुमकी को लेने जाता है तब बस्सी का नौकर प्रेम दरवाजा खोलता है और रिक्शे वाले को एक मोबाइल देता है और बोलता है कि इसे शारदा स्टेशन के पास फेंक देना, और कोई पूछे चुमकी कहाँ गई है तो बोलना शारदा स्टेशन पर उसे छोड़ा था। लेकिन रिक्शे वाले ने उस मोबाइल को फेंका ही नहीं और ना ही सिम को चेंज किया। चुमकी का मोबाइल अब भी उस रिक्शे वाले के पास है। फिर एसआई पांडे बोलते हैं कि इसमें रिक्शा वाला बेकसूर है, लेकिन बस्सी का नौकर प्रेम इसमें जरूर शामिल है। एक बार प्रेम को अरेस्ट करेंगे तो सारा का सारा मामला सामने आ जाएगा। ये सुनते ही डीसीपी एसआई पांडे को बोलते हैं कि मेरे लाख मना करने के बावजूद तुम बस्सी के पीछे पड़े हो, मेरे बातों का कोई वैल्यू नहीं है तुम्हारे नजर में। और डीसीपी सर एसआई पांडे को कुछ दिनों के लिए सस्पेंड कर देते हैं। फिर डीसीपी सर सीधा प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए जाते हैं और यहाँ हम देखते हैं कि विवांत रेहान के केस को डीसीपी सर के टीम ने सॉल्व कर लिया है और विवांत को सही सलामत उसके घर भेज दिया गया है और किडनैपर्स को अरेस्ट करके जेल भेज दिया गया है। फिर कुछ वीक्स बीत जाते हैं और यहाँ हम देखते हैं कि एसआई पांडे सस्पेंशन के बाद भी छानबीन में लगे हुए हैं और लगातार प्रेम और बस्सी पर नजर जमाए हुए हैं। प्रेम पर नजर रखने के दरमियान वो छोटे लाल को देखते हैं जो प्रेम के घर के बाहर प्रेम से बात कर रहा होता है। फिर एक दिन एसआई पांडे और कांस्टेबल ड्रिंक कर रहे होते हैं और इस बीच पुरानी बातों का जिक्र करते हैं जब वेदू को प्रेम ने रामलीला के मैदान से उठाया था। तभी कांस्टेबल बोलता है कि पुरानी बातों को याद करने से कोई फायदा नहीं है, इस बात को भूल जाइए और कल आपकी फिर से ज्वाइनिंग है, इस बात का एंजॉय कीजिए। ठीक उसी वक्त कांस्टेबल की नजर छोटे लाल पर पड़ती है। फिर कांस्टेबल एसआई पांडे को बोलता है कि इस आदमी को शाबाशी देनी चाहिए क्योंकि ये आदमी उस दिन वहीं पर था और हम लोग वेदू को इसी के एम्बुलेंस में लेकर हॉस्पिटल आए थे। और जब एसआई पांडे छोटे लाल की तरफ देखता है तो समझ जाता है कि ये इंसान भी प्रेम के साथ मिला हुआ है, क्योंकि कुछ देर पहले छोटे लाल को प्रेम के घर के बाहर प्रेम से बात करते हुए एसआई पांडे ने देखा था। फिर एसआई पांडे छोटे लाल के क्लिनिक जाते हैं और उसे वहां से उठा लेते हैं और अपने खुफिया अड्डे पर ले जाकर बांध देते हैं।
फिर पुलिस छोटे लाल का दम भर कुटाई करती है। पुलिस के कुटाई से छोटे लाल तोते के जैसा बोलना स्टार्ट कर देता है कि उस दिन वेदू को प्रेम ने उठाया था और वो प्रेम का ही प्लानिंग था, वो तो सिर्फ गाड़ी चला रहा था। खैर अगले दिन हम लोग देखते हैं कि डीसीपी रस्तोगी का प्रमोशन हो जाता है और उनके जगह एक न्यू एसीपी आते हैं जिनका नाम भूपेन सैकिया होता है। एसआई पांडे रीज्वाइनिंग करते ही सीधा एसीपी ऑफिस जाते हैं और एसीपी भूपेन को चुमकी मिसिंग केस के बारे में बताते हैं और यहाँ पांडे ये भी बताते हैं कि इसमें बसी के नौकर प्रेम का हाथ है और प्रेम का दोस्त छोटे लाल उनके कब्जे में है। फिर एसीपी और एसआई पांडे उस अड्डे पर जाते हैं जहाँ छोटे लाल को बांध कर रखा है। वहां पहुंचते ही एसआई पांडे देखते हैं कि वहां से छोटे लाल गायब है। पांडे गुस्से में कांस्टेबल को आवाज देते हैं और बोलते हैं कि छोटे लाल कहाँ गया, लेकिन कांस्टेबल को पता नहीं है कि छोटे लाल आखिर गया कहाँ, क्योंकि कुछ देर के लिए कांस्टेबल खाना खाने बाहर चला गया था और उसी बीच छोटे लाल गायब हो गया। असल में दोस्तों डीसीपी रस्तोगी पहले से ही कांस्टेबल को आगे बढ़ने का रामबाण सिखा चुके थे, इसलिए जैसे ही एसआई पांडे ने एसीपी को छोटे लाल के बारे बताया था उसी वक्त कांस्टेबल ने डीसीपी रस्तोगी को बता दिया था कि प्रेम के बारे में सब पता चल गया है और प्रेम का दोस्त छोटे लाल एसआई पांडे के कब्जे में है। और डीसीपी रस्तोगी ये सुनते ही झट से सारी बात बसी को बता देते हैं और बसी हरियाणा के झज्जर गांव से कुछ लोकल गुंडों को पैसे से बुलाते हैं और छोटे लाल का पता देते हैं और गुंडे लोग एसआई पांडे और एसीपी से पहुंचने से पहले छोटे लाल को वहां से उठाकर जान से मार देते हैं। खैर फिर एसीपी प्रेम को अरेस्ट करने का ऑर्डर दे देते हैं। इस बात से एसआई पांडे खुश हो जाता है और सीधा प्रेम को अरेस्ट करके अपने थाने ले आता है। फिर एसीपी और एसआई पांडे प्रेम से पूछताछ करते हैं। फिर एसआई पांडे प्रेम से पूछते हैं कि चुमकी कहाँ है और प्रेम सीधा जवाब देता है कि उसने चुमकी को जान से मार दिया। दोस्तों प्रेम इतना कॉन्फिडेंस में इसलिए फ्री होकर थाने में जवाब देता है क्योंकि बसी बहुत बड़ा आदमी रहता है और बसी का दोस्ती बड़े बड़े पुलिस ऑफिसर्स से और मिनिस्टर्स के साथ रहता है, इसलिए प्रेम फुल जोश में रहता है कि बसी उसे चुटकी में छुड़ा लेगा। खैर आगे प्रेम बताता है कि वो चुमकी को पसंद करता है और उसके साथ रोमांस करना चाहता है और बसी साहब के नहीं रहने पर चुमकी को क्लाइंट का झांसा देकर अपने घर बुलाता है और अपने प्यार का इजहार करता है, लेकिन चुमकी प्रेम को भिखारी नौकर बोलकर उसका इंसल्ट करती है, यहाँ तक कि चुमकी उसे गंदी गंदी गालियां भी देती है। प्रेम यहाँ बताता है जब मेरा मामा बचपन में मेरे साथ गंदा काम किया मैंने उसे जान से मार कर टुकड़े टुकड़े कर दिए और उसके मांस को खा लिया। सोचो जब अपनी बेइज्जती पर अपने सगे मामा को मार सकता हूँ तो ये कॉल गर्ल क्या चीज है, इसलिए मैंने चुमकी को मार दिया और उसके पार्ट्स को दफन कर दिया। फिर प्रेम बताता है कि अब तक उसने 24-25 बच्चों को किडनैप करके उनके ऑर्गन्स को बेचा है। फिर एसीपी सर प्रेम से पूछते हैं कि क्या इन सब कामों में बसी भी शामिल है, लेकिन प्रेम बताने से मना कर देता है और बोलता है कि इस सवाल का मेरे पास कोई जवाब नहीं है, इसलिए दूसरा सवाल पूछो। फिर पुलिस प्रेम को लेकर सारे जगहों पर जाती है जहां प्रेम ने बच्चों के पार्ट्स को दफन किया था। फिर पुलिस को चुमकी का कंकाल मिलता है और नाले गटर से और भी बहुत सारे बच्चों के पार्ट्स मिल जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ बात न्यूज के जरिए लोगों में फैल जाती है और लोग गुस्से में आकर बसी हाउस को बुरी तरह से तोड़कर हॉरर हाउस बना देते हैं। फिर पुलिस बसी और प्रेम को अरेस्ट कर लेती है और तिहाड़ जेल भेज देती है। फिर इस केस के लिए एक स्पेशल टीम बनाई जाती है जिसमें बसी से पूछताछ स्टार्ट होती है और सामने जो ऑफिसर होते हैं दोस्तों वो कोई और नहीं बल्कि बसी के दोस्त रस्तोगी होते हैं। इसलिए रस्तोगी मीडिया में बोलते हैं कि इन्वेस्टिगेशन के दौरान पुलिस को जो भी पता चला है उसमें अभी तक दोषी प्रेम पाया गया है, बसी का इसमें कोई हाथ नहीं है। वहीं दूसरी तरफ इस न्यूज को एसआई पांडे भी सुन रहे होते हैं और ये सुनकर एसआई पांडे को बहुत गुस्सा आता है और वो सीधा कॉल करते हैं एसीपी को, जो कि एसीपी का प्रमोशन हो चुका है और वो डीसीपी बन चुके हैं और प्रेम से एक बार मिलने के लिए एसीपी सर से रिक्वेस्ट करते हैं। फिर एसआई पांडे प्रेम से मिलने जाते हैं और यहाँ हमें पता चलता है कि प्रेम फिर से बाप बन चुका है। फिर आगे एसआई पांडे प्रेम को बोलते हैं कि तुम जो छोटे लाल के जरिए पैसे अपने घर भेजते थे वो तुम्हारे घर पहुंचा ही नहीं क्योंकि छोटे लाल मर गया है। यह सुनते ही प्रेम एसआई पांडे के सामने घर जाने का गुहार लगाने लगता है। तभी एसआई पांडे बोलते हैं यहाँ से तुम्हें कोई नहीं निकाल पाएगा। फिर प्रेम बोलता है कि मुझे मेरे बस्सी पापा जी यहाँ से निकाल ले जाएंगे। तभी पांडे प्रेम को बोलता है कि तेरे बस्सी पापा ने सारे पापों को तेरे सर पे डाल दिया है और खुद को बेकसूर साबित कर रहा है, इसलिए बस्सी की असलियत को बताओ, मैं तुम्हें बाहर निकालने का कोशिश करूंगा।
फिर प्रेम गुस्से में आकर बसी के कारनामों को बक देता है। फिर आगे एसआई पांडे अपने कांस्टेबल से अपना लैपटॉप मंगाते हैं और सीधा प्रेम के गांव जाते हैं, जहां प्रेम की वाइफ सदाबहार तराने नाम का एक डीवीडी कैसेट देती है। एसआई पांडे उस कैसेट को प्ले करते हैं और देखते हैं कि बसी ने अब तक जितने लड़कियों के साथ दुष्कर्म किया है वो सारे उस कैसेट में रिकॉर्ड है। ये देखकर एसआई पांडे के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि छोटी छोटी बच्चियों के साथ भी बसी ने गलत किया है और बसी को जेल भेजने के लिए ये सबूत काफी है। फिर एसआई पांडे उस कैसेट को लेकर वहां से अपने घर के लिए निकल जाते हैं। रास्ते में बस का वेट करते हैं, लेकिन उन्हें कोई बस नहीं मिलता। तभी वहां एक कार आती है और पांडे उस कार से लिफ्ट मांगते हैं। असल में दोस्तों उस कार में कोई और नहीं बल्कि बसी के हरियाणा वाले गुंडे होते हैं। यहाँ गुंडे पांडे से कुछ बात करते हैं और पांडे को मौत के घाट उतार देते हैं और उस कैसेट को तोड़कर फेंक देते हैं। फिर आगे हम लोग देखते हैं कांस्टेबल पाठक को, जो अब उसी थाने का सब इंस्पेक्टर बन चुका है और एसआई पांडे का फोटो मिसिंग बोर्ड में लगा हुआ है और ये सीन यहीं पर कट हो जाती है। फिर आगे हम लोग कांस्टेबल विश्नोई को देखते हैं, जो पांडे के मिसिंग न्यूज़पेपर को पढ़ रहा होता है। उसी वक्त उसके पास एक कोरियर आता है। जब उस कोरियर को ओपन करता है तो उसे उसमें और भी हसीन तराने के नाम का एक डीवीडी कैसेट मिलता है। यानी बसी के खिलाफ और भी पोल खुलने अभी बाकी हैं और मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों मूवी आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। यह मूवी सच्ची घटना पर आधारित है, इसलिए इस मूवी के बारे में ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा, लेकिन मूवी अच्छी है और विक्रांत मैसी ने बहुत अच्छा ही एक्टिंग किया है। जैसा कि मैं हमेशा बोलता हूं कि हर मूवी से हम लोगों को कुछ ना कुछ हिडन मैसेज जरूर मिलता है। तो दोस्तों मैंने इस मूवी में नोटिस किया है कि आप लोग अपने घर के बच्चों का अच्छे से ध्यान रखें और अपने आस पड़ोस के किसी भी लोगों पर आंख बंद कर भरोसा ना करें और अपने छोटे छोटे बच्चे बच्चियों को किसी को भी खेलने या फिर लाड प्यार करने को ना दें, चाहे वो आपके दूर के रिलेटिव हो या आस पड़ोस के लोग। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सारे लोग गलत होते हैं, लेकिन दोस्तों किस इंसान के अंदर शैतानियत छुपा हुआ है ये हम लोग नहीं जानते हैं। पलक झपकते ही कुछ भी हो सकता है और छोटे एज में बच्चे और बच्चियों को समझ नहीं होता है कि उनके साथ क्या अच्छा हो रहा है और क्या बुरा हो रहा है। इसलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अपने बच्चों को बुरे लोग से दूर रखें। मेरी वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं किसी न्यू लेटेस्ट स्टोरी में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।